हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, जैव प्रक्रम चैप्टर से जो भी संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हम अब क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब हम कोशिश ये करेंगे तैयारी इस तरीके से कि जो हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और पार्ट 6 जो है आपका जैव प्रक्रम, उसमें कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, साइंस में आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, कक्षा 10 का पाठ है ये। तो इसमें आप लोगों को 4 चीजों के बारे में समझाया गया था। एक तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और पाचन, इन चारों के बारे में। तो इन चारों से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, हम 1 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो अब हम 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कल आपने 2 डिफरेंसेस, वेन्स और आर्टरीज के बीच में 2 डिफरेंसेस क्या हैं उनके बारे में चर्चा की थी कि आर्टरीज यानी कि धमनी और वेन्स यानी कि शिराएं। तो आप इसको, जैसे आंसर लिखा हुआ है आर्टरीज और 3-4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, जो आपको उस समय याद हो वो आप 2 पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं एग्जाम में। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक सारणी टाइप की बना लीजिए, एक बॉक्स टाइप का बना लीजिए, और उस बॉक्स में एक तरफ आप आर्टरीज लिख दीजिए, यानी कि एक तरफ आप धमनी लिख दीजिए और दूसरी तरफ आप क्या लिख दीजिए, शिरा, और बीच में एक मार्जिन देके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इधर और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 करके दोनों तरफ लिख सकते हैं। दो अंतर लिखने के 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप बॉक्स बना के उसके अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि आपके हिसाब से प्रेजेंटेबल ज्यादा है, वो वाला आप तरीका अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द अल्वियोलाई डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से चैप्टर की बात है, लाइफ प्रोसेसेस में। अब अल्वियोलाई वाला क्वेश्चन जो है ये आपका रेस्पिरेशन से संबंधित है। तो इसमें क्या आंसर क्या करना है, अल्वियोलाई आर स्मॉल पाउचेस और सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब हम सांस अंदर को लेते हैं तब जो फुफ्फुस कोशिकाएं होती हैं, उससे क्या सांस अंदर को लेते हैं तो वो बलून की तरह फूल जाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अल्वियोलाई आर स्मॉल पाउचेस और सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, या बैग के जैसे पाउचेस या सैक के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और ये किससे घिरे हुए होते हैं, ब्लड कैपिलरीज से घिरे हुए होते हैं, रुधिर वाहिकाओं से घिरे हुए होते हैं। दस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द लंग्स, और ये ब्लड कैपिलरीज से घिरे हुए होते हैं, इसीलिए लंग्स तक हवा बहुत ज्यादा मात्रा में ये पहुंचा पाते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन द लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़ों में मिलियंस की संख्या में अल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई इन द लंग्स प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो हम सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, एक प्रकार का हमारे शरीर द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाना, यानी गैस का अंदर लेना और जो वेस्ट गैस है हमारे शरीर के लिए उसको हमारे शरीर से बाहर निकाला जाना, ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल कर लेना, यानी इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस जो है वो आपकी ब्रीदिंग कहलाती है, जिसको हम सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया ही हमारे शरीर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसों का आदान प्रदान भी कहलाती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइजेज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब सरफेस एरिया के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया, जब हम
छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत के अंदर भी क्या होते हैं, दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जिससे क्या पाचन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यानी कि अगर कहीं पे कोई मोड़ है, सरफेस एरिया का मतलब है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाना, तो अल्वियोलाई क्या करते हैं, एक्सचेंज के लिए गैसेस की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यानी कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि छोटी चादर है तो कम अनाज उस पे फैला सकते हैं, और अगर चादर आपने बहुत बड़ी फैलाई तो उस पे अनाज भी फैलाने की, आप उस पे ज्यादा अनाज फैला सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से ये चीज होती है कि जब आपके पास ज्यादा सतह का क्षेत्रफल है तो आप ज्यादा गैस उसमें इनटेक करके और उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जब उसका क्षेत्रफल कम है तो आप उसमें, बिल्कुल आपके बैग की तरह कि जब छोटा बैग है तो सामान कम आएगा, ज्यादा बड़ा बैग है तो सामान ज्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बैग का क्षेत्रफल बढ़ गया है। आपके बैग का क्या बढ़ गया है? क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो ये एल्वियोलाई, इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से एल्वियोलाई जो फुफ्फुस होता है उसकी डिजाइनिंग होती है ताकि गैसों का आदान प्रदान ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अदर देन O2 एंड CO2 इन प्लांट्स। यानी पौधों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट CO2 और O2 इन दोनों के अलावा और कौन सा है ना? द 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अदर देन, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इसको नोट करेंगे कि किसी भी पौधे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिलीज करता है पौधा तो पौधे के लिए वो क्या हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है रात के समय में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। अब ये सवाल, क्वेश्चन, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स आर रेजिन्स एंड गम्स। ये जो गोंद और रेजिन्स होते हैं, ये भी जैसे हमारे शरीर में हम स्वेट करते हैं, तो स्वेट क्या है, पसीना जो है क्या है, एक तरीके का उत्सर्जित पदार्थ है, उत्सर्जन के द्वारा टॉक्सिक्स ही हैं जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो द 2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अदर देन O2 एंड CO2 इन प्लांट्स आर रेजिन्स एंड गम्स। ये आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स में आएंगे। 3 नंबर के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी संभावना कौन कौन सी है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो मैं जीव विज्ञान से संबंधित जितने चैप्टर्स है उसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, दीज क्वेश्चंस आर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जिन क्वेश्चंस की वैल्यू ज्यादा है, जो क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा होती है, जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। हर एक चैप्टर के मैं सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ साथ और एग्जाम की तैयारी भी अच्छी हो जाए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, exchange of gases or removal of wastes, but it is not in case of multicellular organisms. Explain the reason for this difference. यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है, जो विसरण की प्रक्रिया है, वो एक कोशिकीय जंतुओं में उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होती है, जैसे कि उनके भोजन की आवश्यकता के लिए, उनके गैसों के आदान प्रदान के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट्स के लिए। बट लेकिन इट इज नॉट इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिफरेंस। लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं में ये सफिशिएंट नहीं होती है, क्यों, क्या कारण है ना? तो ये आप सबको पता है कि जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, एक कोशिकीय का मतलब क्या है कि उस जीव का शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है,
एक कोशिका से मिलकर नहीं, केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इमेजिन कर सकते हैं कि एक कोशिका कितनी ज्यादा सूक्ष्म होती होगी। वी कैन नॉट सी विद नेकेड आइज, हम उसको देख भी नहीं सकते हैं अपनी आंखों से। तो उसी एक ही कोशिका से, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही हम किसी एक कोशिकीय जंतु की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपने बचपन से पढ़ा है अमीबा का नाम याद आ जाता है। एक कोशिकीय जंतु है और सारी प्रक्रियाएं जीवन से संबंधित, क्योंकि है तो वो जीवन से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी सिंगल सेल से ही वो परफॉर्म कर लेता है। खाना खाना, खाने को पचाना, खाने को पचाने के बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और रिप्रोडक्शन करना, सारी प्रक्रियाएं एक ही सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म कर दी जाती हैं। लेकिन तो इसी तरह से विसरण के द्वारा उनकी जो है सारी प्रक्रियाएं वो परफॉर्म कर सकते हैं, पर ये बहुकोशिकीय जंतुओं में पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या कारण है? आंसर देखेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन एब्जॉर्ब सफिशिएंट ऑक्सीजन। Unicellular organisms can absorb sufficient oxygen because of its complete contact with the atmosphere. देखो, जैसे एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता भी तो, जितना छोटी कोशिका उतनी ही कम आवश्यकता ऑक्सीजन की है ना। जितना जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, छोटा सा साधारण व्यक्ति, मैं जितना खाना खाती हूँ, मेरे ऑक्सीजन की नीड जितना है, मेरे भोजन की नीड जितना है, क्या खली भी उतना ही खाना खाता होगा? नहीं, उसका शरीर बड़ा है तो उसको खाने की जरूरत ज्यादा है। उसी तरह से उस एग्जाम्पल को आप अगर दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए समझेंगे तो अगर कोई जीव केवल एक ही कोशिका से बना है तो उसको कम ऑक्सीजन की जरूरत है, कम खाने की जरूरत है। और जब बहुकोशिकीय जंतु की बात हो गई, यानी कि अमीबा की और हमारी तुलना कर ली गई, तो अमीबा का पूरा शरीर जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। उसको जितने ऑक्सीजन की जरूरत है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जब हम बहुकोशिकीय जंतुओं की बात करते हैं तब द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन बिकम्स वेरी लेस। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा है वो एक तो हर चीज अंदर नहीं लेती, हर चीज बाहर नहीं लेती, बैरियर का काम करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर हैं, जिनको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होते हैं तो वो ऑक्सीजन डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, है ना। तो बट इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन बिकम्स वेरी लेस बिकॉज ऑफ ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, तो कुछ कोशिकाएं तो शरीर की जो हैं वो आपके एटमॉस्फेयर के संपर्क में हैं और ज्यादातर क्या है हमारे शरीर के अंदर हैं जो ढकी हुई हैं, कवर्ड हैं, और वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसलिए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सस्टेन लाइफ प्रोसेसेस व्हिच कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब इस क्वेश्चन के आंसर को हर बच्चा अपने अपने शब्दों में लिखेगा, ठीक है। केवल मैं इसलिए समझा रही हूँ, सारा आंसर एक जैसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप अपने शब्दों में प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर को तो मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है। कभी कभार ये देखा गया है कि जो बच्चा आगे बैठा है और अगर एज इट इज सेम वही भाषा पीछे वाले बच्चे ने भी यूज की, तो उसमें से अगर एग्जामिनर ने ध्यान दिया जो कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उसमें से एक बच्चे को वो ये समझ लेंगे कि नकल की गई। एक बच्चा उसमें से मार्क्स उसके कम हो सकते हैं। अब उसमें ये भी हो सकता है कि जिस बच्चे ने नकल की उसको मार्क्स मिल जाए और जो मेहनत करके आया था उसको ना मिले। ये भी हो सकता है कि जिसने नकल की उसी को एग्जामिनर समझे कि इसने नकल की। तो इसलिए आप मतलब पढ़ें और आंसर को हमेशा अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से हमेशा
अलग होती है, डिफरेंट होती है। जैसे आवाज डिफरेंट होती है, लिखावट डिफरेंट होती है, उसी तरह से जब आप किसी बात को प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होता है। कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे और आंसर को हमेशा ही अपनी भाषा में अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे कॉपी में। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो एग्जाम में डायग्राम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनीज यूरेटर्स ऑन इट। यानी कि इस तरह से डायग्राम बनाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और दो चीजों को लेबल करने के लिए बोला गया है, एक तो किडनी को और दूसरा यूरेटर को। अब इसमें कोई बच्चा क्या अंदाजा लगा सकता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है ये यहाँ पे आ गया यूरेटर्स, इसलिए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा अगर आगे इसमें डायग्राम बनाया जाता तो। ठीक है, इसमें इस तरीके से लेबलिंग कर दी गई है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया गया है। क्योंकि सिंपल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पूछा गया है तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम को हमेशा हल्के पेंसिल से धीरे धीरे बनाएंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम तो उसको आप कलर्ड पेन से फिर ऊपर कलर भी कर सकते हैं, उसको कलर से फिल भी कर सकते हैं या कलर्ड पेन से उसको बना सकते हैं। यहाँ पे ये राइट यूरेटर लेफ्ट यूरेटर डायग्राम बना दिया गया और उसमें ये आपका लेवलिंग की गई, राइट यूरेटर लेफ्ट यूरेटर और राइट किडनी और इधर की तरफ लेफ्ट किडनी। ये आपका वेना कावा और एओर्टा का लेवलिंग कर दिया गया है, पर नो नीड टू लेवल वेना कावा और एओर्टा क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उसके बारे में लिखना। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आप सभी को बच्चों को करनी है, लेवलिंग की प्रैक्टिस करनी है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो बहुत सिंपल है, आपको आना चाहिए। नेम द एसिड प्रेजेंट्स इन द फॉलोइंग। इसको सारे बच्चे नोट कर लेंगे, इसको सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि कौन से फल में कौन सा एसिड पाया जाता है। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। नंबर 1 टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटो में। टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। इसको नोट करेंगे। विनेगर यानी कि सिरका, सिरका में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड। सिरका में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? साइट्रिक एसिड। इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में। और टेमरिंड यानी कि इमली, इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इन तीनों को नोट कर लेंगे। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, सिरके में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और इमली में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्नवत जो चीजें दी गई हैं उनका क्या भूमिका है ना। तो आंसर लिखेंगे। सबसे पहला उसने पूछा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी पाचक एंजाइम्स की
मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या भूमिका है, जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वो क्यों जरूरी है मनुष्य के पाचन को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो जब हम पढ़ रहे थे आप सभी ने पढ़ा है और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। शब्दों को अपने तरीके से बना करके अच्छे से आंसर करेंगे और आप देखेंगे, मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ इस समय पे, उसके बावजूद भी मेरा आंसर सुन करके आप सब उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। और उसके बाद अगर आप अपने साथ की सहेलियों से, सहपाठियों से क्वेश्चन को बाद में मैच करेंगे ना, तो मैटर तो समान रहेगा, जो कंटेंट आप लिखेंगे वो तो समान रहेगा, लेकिन क्या फर्क हो जाएगी, लैंग्वेज डिफरेंस हो जाएगी बच्चों, लैंग्वेज अलग हो जाएगी। मतलब कि जिस तरीके से आपने लिखा है, हो सकता है बच्चे, बगल वाले बच्चे ने सेम वही तरीका ना अपनाया हो, कुछ अलग कर दिया हो, है ना। तो इसलिए सुन करके उसको अपने तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं, आप लोग पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। तो आप सबको डरना बिल्कुल नहीं है, आत्मविश्वास के साथ कंटेंट को तैयार करके जाना है और एग्जाम में अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करके आना है, तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि पाचक एंजाइम्स लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पाचक एंजाइम्स और उसके बाद लिखेंगे फूड्स नीड टू बी ब्रोकन इनटू देयर स्मॉल और सिंपलर मॉलिक्यूल्स। भोजन को सरल और छोटे टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता होती है, सो दैट दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में सही तरीके से अवशोषित हो सके। हाउएवर, इसलिए द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इसलिए केवल फिजिकल ब्रेकडाउन जो है भोजन का, यानी कि जो हम अपना भोजन को चबा करके तोड़ देते हैं, वो क्या हो गया, फिजिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन, केवल फिजिकल ब्रेकडाउन से वो काम हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो एंजाइम्स आर हेंस नीडेड फॉर द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड स्पीडिंग अप द डाइजेस्टिव प्रोसेस। इसलिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है हमारे भोजन के रासायनिक टूट फूट के लिए, केमिकल ब्रेकडाउन के लिए, रासायनिक तौर पे हमारे भोजन को तोड़ने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत होती है, जिससे पाचन की प्रक्रिया को क्या किया जा सके, तेज किया जा सके, स्पीड अप किया जा सके। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन कैन हेंस बी स्मॉल एनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड। और उसके बाद डाइजेशन के बाद, पाचन के बाद जो उत्पाद होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि शरीर के द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जरूरत समझ में आया आपको, क्यों डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण ही हमारा जो भोजन है वो केमिकल्स, देखो भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, इन्हीं सब चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो फैट, उसका फिजिकल ब्रेकडाउन ही नहीं पूरा करता है हमारे पाचन की प्रक्रिया को, उसका केमिकल ब्रेकडाउन भी करना होता है। तो केमिकल ब्रेकडाउन करने में हेल्पफुल कौन होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या भूमिका है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या भूमिका है ये हम जानेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl helps to kill the germs which might have entered into the system through food. It creates acidic medium for the pepsin to act on food to break down proteins. यानी कि जब हम पाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे तो विस्तार से हमने जाना था कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने के लिए
मीडियम का एसिडिक होना जरूरी है। हमारी आंतों के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पाया जाता है और उसी में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो एक्ट करता है किस पर, ब्रेक डाउन पर प्रोटीन्स के। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में पहुंचने वाले जर्म्स को भी किल करने का काम करता है और एसिडिक मीडियम भी देता है जिससे प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, अब ये तीसरा है क्या, दीर्घरोम। इनका हमारे शरीर में क्या काम है? स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में हमने बात कर ली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर ली। तीसरा है विली। विली यानी दीर्घ रोम। विली यानी दीर्घ रोम। विली क्या होते हैं? विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दीर्घ रोम छोटी आंत में पाए जाने वाले उंगलियों के जैसी संरचना होती है। They help to increase the surface area for absorption of digested food. ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। Villi are richly supplied with blood vessels और दीर्घ रोम पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स अटैच्ड होती हैं which help to absorb digested food into the blood stream. जो रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं, पचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व हैं उनको डायरेक्ट ब्लड में अवशोषित करने का काम करती हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो 3 तरीके के चीजें हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी भूमिका है उसकी, उसके बारे में हमने बात करी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको साथ साथ बच्चों याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे। समझ में ना आने पर हैंड रेज के माध्यम से पूछेंगे। और क्योंकि ये क्लासेस जो हैं वो 2 वे कम्युनिकेशन है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको समझना है ना, तो समझते हुए चलेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ भी सकते हैं या क्वेश्चन डाल सकते हैं आप चैट के माध्यम से। और कुछ अगर ना समझ में आ रहा हो तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या है, आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है बच्चों, तो थोड़ा सा सावधानी से पढ़ते हुए आगे चलेंगे और तैयारी अपनी जोश के साथ करते हुए चलेंगे। इन मैमल्स यानी स्तनपायियों में एंड बर्ड्स, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? स्तनधारी जंतुओं में और पक्षियों में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग करना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग करना क्यों जरूरी है? आंसर लिखेंगे, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। Mammals and birds are warm-blooded animals. This means they can control their body temperature and do not have to depend on environment for their body temperature regulation. यानी कि स्तनधारी जंतु और पक्षी ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये अपने शरीर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, वातावरण की टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और वो पर्यावरण पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। बिकॉज ऑफ दिस बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर ऑप्टिमम ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज which would be possible with good supply of oxygen. तो इनको अपने शरीर का तापमान रेगुलेट करने के लिए और ग्लूकोज, बहुत ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है और उसके लिए बहुत अच्छे सप्लाई, ऑक्सीजन के बहुत अच्छे सप्लाई की जरूरत होती है और वो तभी कंप्लीट हो पाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू हैव सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सप्लाई द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि कम लोग हैं खाने वाले, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, कम लोग हैं खाने वाले तो हम थोड़ा भी खाना रख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं खाने वाले तो अलग अलग वैरायटी रखनी पड़ेगी, अलग अलग बर्तन में रखनी पड़ेगी ताकि कमी ना पड़े खाने की,
है ना। तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलग अलग सेपरेट होते हैं मैमल्स में और बर्ड्स में। फिर इम्पॉर्टेंट था, फिर से वही डायग्राम बनाने के लिए आया, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लेबल ऑन इट। अब इसमें लेबल करने के लिए केवल लेफ्ट किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। पिछला डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था उसमें किडनीज और यूरेटर को लेवल करने के लिए बताया गया था, इसमें यूरिनरी ब्लैडर को लेवल करने के लिए बताया गया है। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल ऑन इट। और दो लेबल करने के लिए दिया गया है, डायफ्राम और लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होती है बच्चों? लैरिंग्स होती है आपका स्वर यंत्र। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और लेबल कर देंगे। ट्रेकिया, जब हम कल ट्रेकिया के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि ये नली होती है, इसके अंदर कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स पड़ी हुई होती हैं, जिससे ट्रेकिया की जो दीवारें हैं वो आपस में चिपकती नहीं है। ठीक है, नेम द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा फेस का पार्ट बनाएंगे, उसके बाद नोज से स्टार्ट करके साइनस कैविटी, उसके बाद थ्रोट बनाएंगे, यहाँ पे लैरिंग्स लेबल करेंगे। ठीक है, नीचे जो है नली, इसमें ट्रैकिया लिखेंगे, और 3 lobes ऑफ राइट लंग, 2 lobes ऑफ लेफ्ट लंग, और नीचे डायाफ्राम जो क्या होता है, अंदर की और बाहर की ओर गति करता है सांस लेते समय। नेम द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। बी, draw a schematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide in human body। जहाँ पे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है उस जगह का नाम बताना है, जहाँ पे ब्लड और सराउंडिंग सेल में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। तो वो क्या है, आंसर है उसका कैपिलरीज। और बी आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। बी आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ये वाला, जिसमें आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और उसका एक्सचेंज का व्यवस्थात्मक निरूपण किया गया है। यानी कि किस तरीके से, किस व्यवस्था के द्वारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो आपको दिखाना है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी अवेलेबल है और उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ब्लू साइड में लिखना है, फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लंग कैपिलरीज, यानी फुफ्फुस केशिकाएं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बीच में, फुफ्फुस केशिकाएं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स लिखेंगे फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, इधर की तरफ जिधर रेड ब्लड है उधर क्या रेड ब्लड क्या डिनोट करता है, रेड ब्लड डिनोट करता है हमेशा ही शुद्ध रक्त को, और ब्लू कलर का ब्लड जो है, ब्लू होता नहीं है बच्चों, पर डायग्राम में ब्लू दिखाया जाता है, ये डिनोट करता है आपका अशुद्ध रक्त को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करता है। और रेड वाला जो पार्ट है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करता है। इससे लिखेंगे पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, लिखेंगे फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा। अब वेना कावा फ्रॉम बॉडी लिखेंगे शरीर से महाशिरा। वेना कावा क्या होती है, महाशिरा को वेना कावा कहते हैं। और एओर्टा टू बॉडी, ये है आपका शरीर को महाधमनी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में केशिकाएं। ठीक है, और इस तरह से आप नीचे लिख सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स विच मेक इट एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। फेफड़ों के 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखिए जो उसको एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है। आंसर लिखेंगे, these features which particularly make our lungs
बच्चों, आज हमने एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो हैं उनके बारे में चर्चा करी। हम एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और आज आपने डायग्राम्स को देखा कि किस तरीके से सुंदर डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, लेबल करना आपको आना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे हों। और कुछ आपको मैंने एडवाइस भी दी कि किस तरह से आप कंटेंट को जानने के बावजूद भी अपने शब्दों में उत्तर लिखने का कोशिश करेंगे ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएं। That's all for today. Have a nice day. Take care.